हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 22 जुलाई के उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। और आज के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी आज हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले की, उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के गाँव में पुनर्वास के हालात पर, और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने जो नए प्रस्ताव पास किए हैं उसके ऊपर, और साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 22 जुलाई के बनते हैं। दोस्तों कल के प्रश्नों का सही जवाब दिया है डी सोनू, ज्योति भट्ट, कमलेश जोशी, नेहा आर्या, अभिलाषा चौधरी और साक्षी आर्या ने। आप देख सकते हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में या वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिटन करेक्टली, तो निम्न में से कौन सही नहीं लिखा गया है। ए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। बी आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 26 राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, जो धार्मिक घटनाएं हैं या धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करने का अधिकार। और आर्टिकल 31A राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से जो भी उचित नहीं लिखा गया है या जो सही नहीं लिखा गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आपदा प्रभावित गांव है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर चमोली में। तो उत्तराखंड के सर्वाधिक आपदा प्रभावित गांव कहाँ हैं? चलिए तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की दोस्तों, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके करंट अफेयर देखने पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिसमिस्ड टू रिट पिटीशन इंक्लूडिंग वन बाय बीजेपी राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी। तो इसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा की दोस्तों। चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019, जो कि उत्तराखंड के 51 मंदिरों के ऊपर राज्य को स्टैब्लिश करता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। इस एक्ट के खिलाफ बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक रिट पिटीशन डाली थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट का कंट्रोल है देवस्थानम बोर्ड के तहत वो अलग अलग संवैधानिक अनुच्छेदों के खिलाफ है। तो चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की जो एक बेंच बैठी थी, उसने ये कहा कि ये जो है वो किसी भी तरीके से राइट टू इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस डिनोमिनेशन का, इन तीनों अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं करता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो माता वैष्णो देवी टेम्पल है जम्मू और कश्मीर का, और श्री जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है दोस्तों बोर्ड के थ्रू ही होता है। तो जो पिटीशन थी उसमें कहा गया था दोस्तों कि ये जो देवस्थानम बोर्ड है ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, और आर्टिकल 31A राइट टू होल्ड एनी डिस्पोज प्रॉपर्टी, इन चारों का उल्लंघन करता है। तो हाई कोर्ट ने इससे मना कर दिया है दोस्तों। बात की जाए एक और जो पिटीशन है रिट पिटीशन, उसे भी कैंसिल किया गया है दोस्तों, और वो डाली गई थी पंच मंदिर समिति ऑफ गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम की पंच मंदिर समिति ने डाली थी, और ये जो गंगोत्री धाम की पंच मंदिर समिति है ये मेनली सेमवाल ब्राह्मण कम्युनिटी द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो इसे भी कैंसिल कर दिया गया है और उनको किसी भी तरीके का एक्सक्लूसिव राइट देने से मना कर दिया गया है। तो इस एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 13 जुलाई को एक श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला के ऊपर एक फैसला दिया था दोस्तों, जिसमें केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर जो मंदिर है श्री पद्मनाभ स्वामी का, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उसका जो भी रख रखाव है वो किसको दे दिया गया था, उनके त्रिवांकुर कोचीन रॉयल फैमिली को, यानी कि राजसी परिवार को
वापस कर दिया गया था, जिसमें 2011 का जो फैसला था केरला हाई कोर्ट का उसको पलट दिया गया था दोस्तों। 2011 का जो केस था उसके फैसले को पलट दिया गया था। तो इसी को बेस बनाकर क्या किया गया, सेमवाल ब्राह्मण कम्युनिटी में भी रिट डाली थी दोस्तों कि उनको भी एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हाई कोर्ट ने इसको भी कैंसिल कर दिया है। चलिए अब बात की जाए प्राकृतिक आपदाओं की, तो आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों 11 में से 5 की शव और मिल चुके हैं मुंशियारी के अंदर दोस्तों। तो बड़ी आपदाओं उत्तराखंड अभी बड़ी आपदाएं झेल रहा है। तो बात की जाए आपदाओं की दोस्तों, तो पर्वतीय इलाकों में आपदा से गांवों के लिए खतरा बढ़ रहा है। तो आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की कार्यवाही तेज करने के मद्देनजर आपको ध्यान से सुनना है, 2011 में पुनर्वास नीति लाई गई थी। 2012 में इस पर कार्य हुआ और अब तक केवल 26 गांव जो हैं उन्हीं के परिवारों का पुनर्वास हो पाया है। अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन विभाग की, तो लगभग 395 ऐसे गांव हैं जो कि असुरक्षित हैं, जिसमें से 225 का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी हो चुका है, लेकिन कार्यवाही देख सकते हैं आप दोस्तों। तो उत्तराखंड के आपदा प्रभावित गांवों का एक आंकड़ा है जिसमें हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में 129, उत्तरकाशी में 62, चमोली में 61, बागेश्वर में 42, टिहरी में 33 और पौड़ी में 26 है। और कम संख्या की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में 14, चंपावत में 10, अल्मोड़ा में 9, नैनीताल में 6, देहरादून में 2 और उधम सिंह नगर में 1। ये प्रभावित गांवों की संख्या है दोस्तों। चलिए बात की जाए सीमा की दोस्तों, तो भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव के हालात बने हैं। तो उत्तराखंड से सटी चीन की सीमाओं के पास एक और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। तो उत्तराखंड की यानी कि भारत की जो सीमा है चीन के साथ लगभग 350 किलोमीटर है, हमने इस पर बात की थी। तो इसके आसपास रहने वाले लोगों की जो संख्या है दोस्तों उसमें लगातार कमी आ रही है। आंकड़ों की बात की जाए दोस्तों, तो माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट जो कहती है कि इन एरियाओं में लगभग 16 गांव पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं और कोई भी परिवार यहाँ बाकी नहीं है। और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं खुफिया मामलों में या फिर सेना की मदद है या विषम परिस्थितियों में सामान की आवाजाही में यही जो आम नागरिक होते हैं, लोकल नागरिक होते हैं, या सेना की मदद करते हैं। लेकिन इन गाँवों में माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसका रीज़न दोस्तों नेटवर्किंग है, सड़क है, बेसिक फैसिलिटीज़ है जो इन गाँवों को नहीं मिल पा रही थी दोस्तों। और क्या हुआ, चीन के साथ व्यापार, तिब्बत के साथ जो व्यापार था उसको भी इससे काफ़ी समस्या हुई थी। तो लोग भी गवर्नमेंट नौकरी की तरफ आकर्षित हुए और गाँव से बाहर की तरफ पलायन बढ़ा दोस्तों। तो इसीलिए अब इन गाँवों में संख्या काफ़ी कम रह गई है दोस्तों, और रिवर्स माइग्रेशन के लिए काफ़ी काम यहाँ किए जा रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। चलिए बात की जाए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU की, तो इसकी आम सभा यानी कि स्पेशल जो जर्नल मीटिंग होती है दोस्तों, उसमें झारखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकपाल चुना गया है। तो जस्टिस वीरेंद्र सिंह को दोस्तों एथिक ऑफिसर चुना गया है। तो महिम वर्मा को दूसरी बार BCCI की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधि चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एथिक ऑफिसर कौन चुने गए हैं, झारखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह। और BCCI की बैठक में उत्तराखंड का जो प्रतिनिधि है वो किसे चुना गया है, महिम वर्मा को। चलिए इस बैठक की बात की जाए दोस्तों, ये तुनवाला स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुई थी। तो उसके बारे में बात की जाए तो कुछ प्रस्ताव इसके हैं, देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह CAU के लोकपाल होंगे। महिम वर्मा BCCI में उत्तराखंड के प्रतिनिधि होंगे। जोगेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा और रेणुका दुआ ये क्रिकेट सलाहकार या सुधार कमेटी में होंगे। और जूनियर क्रिकेट कमेटी में होंगे आशीष विष्टंजेदी, कपिल देव पांडे, जावेद अनवर, अशोक पाल, चेतन सचदेवा। महिला चयन कमेटी में होंगी अर्चना दास, राजेश्वरी पांडे और स्वरूपा S कदम। पिछले सत्र के जो लंबित भुगतान हैं उनको जल्द करना होगा। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड खुद का गेस्ट हाउस और क्लब हाउस बनाएगा। और जो एपेक्स के मुद्दे थे दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम और मैदान को लीज पर लिए जाने की, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और इंडोर सुविधा युक्त प्रैक्टिस मैदान बनाने के लिए मैदान को लीज पर लिए जाने का,
और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का बैंक बदलकर राष्ट्रीय या प्राइवेट बैंक में रखना, और नैनीताल जिले में कुमाऊं जोन के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए CAU का कैंप कार्यालय। दोस्तों जो CAU है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में और इसको 2019 में BCCI की तरफ से मान्यता दी गई थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में इसको BCCI ने मान्यता दी थी। चलिए बात की जाए विद्युत नियामक आयोग की 18 अप्रैल को जारी बिजली दरों में संशोधन की रिपोर्ट की, तो उसमें दोस्तों लगभग 2.5% की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ऊर्जा निगम बोर्ड 2.5% की बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, इससे कुछ समय पहले लगभग 4% की कमी की गई थी अप्रैल के दौरान, जिससे घाटा हुआ था। तो अभी जो नया प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 2.56% की वृद्धि के लिए नए सिरे से जो प्रस्ताव है उसको विद्युत नियामक आयोग ने भेजा है ऊर्जा निगम को। तो हो सकता है कि बिजली के बिलों में अब बढ़ोतरी की जाए। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे में मौसम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खतरा है दोस्तों। तो उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम के लिहाज से IMD द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो 21 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। यदि दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।